नमस्कार, गुड इवनिंग। एसेंट स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय भंडारी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में 5 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये एक बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं उनको आपने अच्छे से समझा होगा और एटलीस्ट आपने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल्स याद कर लिए होंगे और हर एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं ये आपको मालूम चल गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ठीक है, साथ में बच्चों आपको क्या करना है, नोट कॉपी भी साथ में रखनी है और जो मैं नोट्स लिखाता जा रहा हूं या जो मैं बोर्ड पर लिखता जा रहा हूं वो भी आपको नोट करते रहना है। ठीक है, नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। सबसे पहले हमें देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां पे आप हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट और orbitals of an atom is called electronic configuration। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको मालूम है कि हर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिपेंड करता है कि एटम कौन सा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूं तो इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिपेंड करता है कि एटम कौन सा होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज होते जाएंगे। अब जो सोडियम है उसके अंदर जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह में नहीं होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। तो हर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पैटर्न को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर दो चीज आती है कि इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट कहां करेंगे। तो दो वर्ड निकल के आते हैं, एक आता है ऑर्बिट और दूसरा आता है ऑर्बिटल। तो इसको आपको समझना है, व्हाट इज ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो पहले इन दो वर्ड को समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप हो रहे हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी ऑर्बिट। अच्छा बच्चों, ऑर्बिट को हम 2-3 नामों से और जानते हैं। ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल और शेल। ठीक है, तीनों नामों से इसको जानता है। व्हाट इज ऑर्बिट? ठीक है, देखो सपोज मान लिया जाए ये एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों हर किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इस तरह के कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, इस तरह के सर्कुलर पाथ होते हैं। दीज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज आर कॉल्ड ऑर्बिट। ये ऑर्बिट क्या होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होंगे, इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल। सपोज अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के चारों तरफ जो है
3 सर्कुलर पाथ होते हैं, यानी सोडियम के जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ 3 सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, इन सर्कुलर पाथ को हम जो है एक स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द एन। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो सबसे अंदर का ऑर्बिट है उसको हम n1 बोलते हैं, जो उसके बाहर का ऑर्बिट है उसको n2 बोलते हैं, और जो उसके और बाहर का ऑर्बिट है वो n3 बोलते हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑर्बिट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n1 फर्स्ट, n2 सेकंड, n3 थर्ड, इस तरह फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं बच्चों? मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। किसी एटम के बाहर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो सकते हैं? दे कैन बी मैक्सिमम 7 ऑर्बिट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट? तो ऑर्बिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल और शेल भी बोलते हैं। और ऑर्बिट क्या है? एक सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, एक और तरीका है ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने का, वो है इंग्लिश अल्फाबेट। देखो n1 को, जो लोएस्ट ऑर्बिट है उसको हम k भी बोलते हैं, देन बाद वाले को l, देन नेक्स्ट वाले को m। दीज आर कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, k l m n, इस तरह से n सो ऑन। तो समझ गए होगे आपकी व्हाट आर ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, शेल, तीनों एक ही नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स, ठीक। अच्छा, ऑर्बिटल्स एक्चुअल में क्या होते हैं? दीज आर 3 डायमेंशनल स्पेस और एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 3D एरिया होता है उस एरिया को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, और ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंबल होते हैं जैसे S P D and F। देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं? 4 टाइप के, S P D and F। ठीक है बच्चों, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ऑर्बिटल इज ऑल्सो नोन एज सब एनर्जी लेवल और सब शेल। इनको हम सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और सब शेल भी बोलते हैं, जबकि जब हमारे ऑर्बिट है वो एनर्जी लेवल और शेल बोलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अगर देखा जाए कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा है, तो बच्चों जो ऑर्बिटल होते हैं दीज आर प्रेजेंट विद इन द ऑर्बिट, यानी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि एक घर ऑर्बिट के जैसा है, तो घर के अंदर जो कमरे हैं वो ऑर्बिटल्स हैं। तो एक घर के अंदर 2 कमरे भी हो सकते हैं, एक घर के अंदर 3 कमरे भी हो सकते हैं, एक घर के अंदर 4 कमरे भी हो सकते हैं। तो दीज रूम्स आर जस्ट लाइक ऑर्बिटल्स एंड द होल होम इज ऑर्बिट। ठीक है, और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअल में ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। दूर से देखने में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, लेकिन ऑर्बिट के अंदर वो कहां प्रेजेंट है? ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सपोज मैं कहां रहता हूं? घर में रहता हूं, लेकिन एक्चुअली में घर में मैं कहां रहता हूं? मैं कमरे में रहता हूं। तो घर क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया, और घर के कमरे क्या हो गए? ऑर्बिटल्स हो गए। और मैं माई सेल्फ किसकी भूमिका निभा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की भूमिका निभा रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से हम बात करेंगे। तो टोटल ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं बच्चों? S P D and F। ठीक है, इसमें अगर मैं S की बात करूं तो S केवल
एक ही टाइप का ऑर्बिट होता है, सॉरी ऑर्बिटल होता है। जो p होता है बच्चों वो 3 टाइप के होते हैं। जो d होता है वो 5 टाइप के होते हैं और जो f होता है वो 7 टाइप के होते हैं। यानी अगर मैं s को देखूं तो s केवल एक ही बॉक्स होगा, p में जो है 3 बॉक्स होंगे। अगर मैं d की बात करूं तो बच्चों d में 5 बॉक्स होते हैं और मैं f की बात करूं तो बच्चों f में जो है 2 3 4 5 6 7 बॉक्स होते हैं। तो S भी जो है अलग से कैटेगराइज किया गया है। S केवल एक टाइप का होता है, P जो है 3 टाइप के होते हैं, D जो है 5 टाइप के होते हैं और F 7 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो यहां देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज 2। देखो ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो अगर मैं s की बात करूं तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, तो s में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p में जो है देखो एक बॉक्स में 2, तो 3 बॉक्स में कितने 6। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं तो जो है किसी ऑर्बिट में द ऑर्बिट कैन ऑक्यूपाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू एन की पावर 2। इस फॉर्मूले से हम पता करेंगे कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एन यहां पर है नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्लियर। अब देखो यहां पर है ना, अगर मैं इसको तो बिठा देते हैं, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं n इक्वल टू 1 तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अगर मैं n2 की बात करूं, दूसरे ऑर्बिट की बात करूं तो कितने आ सकते हैं 8 हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं n इक्वल टू 3 की बात करूं तो कितने हो सकते हैं 18 हो सकते हैं। और अगर मैं n इक्वल टू 4 की बात करूं तो कितने हो सकते हैं 32 हो सकते हैं। समझ में आई बात। नंबर पहले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और चौथे ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको यह देखना है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कौन सा ऑर्बिट किस तरह का होता है और कौन सा ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है। कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, अब रही बात कि इनका अरेंजमेंट कैसे होता है ना, तो उसको देखते हैं। तो देखो बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल विद इन द एटम। अरेंजमेंट है ना, हेडिंग लगाएंगे, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स विद इन द एटम। ठीक है भाई। अगर मैं बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, देखो n1, तो ये एक ऑर्बिट है, तो इसके अंदर जो है केवल एक ही ऑर्बिटल होगा। ध्यान रखिए, n1 के अंदर एक ही ऑर्बिटल है। अगर मैं n2 की बात करूं तो इसके अंदर 2 ऑर्बिटल होंगे। अच्छा, इसको ढंग से लिखते हैं ना, देखो n1 केवल एक ऑर्बिटल, n2 दूसरे ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल, n3 तीसरे ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल, n4 चौथे ऑर्बिटल में
चौथे ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल। तो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। तो बच्चों जितने नंबर का ऑर्बिट होगा उतने ही उसके अंदर ऑर्बिटल भी होंगे, ठीक है, यानी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। तो N1 के अंदर पहला ऑर्बिटल कौन सा होगा, S। N2 के अंदर भी 2 ऑर्बिटल होंगे, S और P। N3 के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, S P D। और N4 के अंदर 4 ऑर्बिटल होंगे, S P D N F। तो टोटल हमारे पास 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद 5वां ऑर्बिटल तो नहीं आता है। इसका भी रीजन बताऊंगा अभी। तो बोलने का मतलब है कि अगर आपने एक ऑर्बिटल लिखा है तो इसको अगर करीब से देखें हम बच्चों, तो इसके अंदर जो है इस तरह से ऑर्बिटल होते हैं। अब अगर ये नंबर 1 है तो एक ही लाइन होगी, 2 है, नंबर सेकंड ऑर्बिट है तो 2 लाइन होंगी, तीसरा ऑर्बिट है तो 3 लाइन होंगी, चौथा ऑर्बिट है तो 4 लाइन होंगी, ठीक है। अब देखो, सपोज यहां देखिए, ये मैंने N1 बनाया, ये मैंने N2 बनाया, ये N3 बनाया और ये N4 बनाया, है ना। ये N1 पहला ऑर्बिट, ये N2, ये N3, ये N4, ठीक है भाई। अब पहले ऑर्बिट में केवल एक ही ऑर्बिटल है तो एक लाइन मैंने ड्रॉ की। दूसरे ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल है तो मैंने 2 लाइन ड्रॉ की। तीसरे ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल है तो मैंने 3 लाइन ड्रॉ की। और चौथे ऑर्बिट के अंदर 4 ऑर्बिटल है तो मैंने कितनी लाइन ड्रॉ की, 4 लाइन ड्रॉ की। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखो, पहले ऑर्बिट के अंदर ये N1 है तो इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल होगा, केवल S। इसके अंदर 2 ऑर्बिटल होंगे, S भी होगा और P भी होगा। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, S B P B और D B। और इसके अंदर भी 4 ऑर्बिटल होंगे, S P D and F, इस तरह से, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर हमने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो बच्चों, इधर भी S है, इधर भी S है, इधर भी S है, इधर भी S है। तो इन सारे S को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सब एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं। तो इसमें हमने वो नंबर लिखना है जो इसके आगे वाला नंबर है। अगर ये ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिट में है तो हम इसको लिखेंगे 1s। ये S ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिट पे है तो इसको लिखेंगे 2s और इसको लिखेंगे 2p। ये तीनों ऑर्बिटल तीसरे ऑर्बिट के अंदर है तो इनको आएंगे 3s 3p 3d। ये चारों ऑर्बिटल चौथे ऑर्बिट के अंदर है तो यहां आएगा 4s 4p 4d एंड 4f। इतना ऐसे, यानी p इधर भी है, p इधर भी है, p इधर भी है। तो p ऑर्बिटल तो एक ही जैसे होते हैं सारे के सारे, लेकिन जिस ऑर्बिट में वो होते हैं उस ऑर्बिट के आगे के डिजिट उसमें जोड़ देते हैं। तो ये 2p ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों, समझे मेरी बात। अच्छा, कई बार ऐसा बोलते हैं कि 1p पॉसिबल है, नहीं, 2p से स्टार्ट होता है तो 1p पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 2d पॉसिबल है, नहीं, d कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड d से स्टार्ट होता है। अच्छा, 3f पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि f कहां से स्टार्ट होता है, 4f से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो इतना इस तरह आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का कंसेप्ट हो गया। अब बच्चों देखो, इसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में है। N1 की एनर्जी कम है, N2 की एनर्जी ज्यादा है, N3 की एनर्जी और ज्यादा, N4 की एनर्जी और ज्यादा। दीज आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो उसी तरह 1s की एनर्जी भी कम होगी, 2s की आज ज्यादा, 2p की और ज्यादा, 3s 3p 3d 4, इस तरह से एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम ले सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ा, इसकी एनर्जी, सॉरी है ना, ये ऐसे नहीं आना चाहिए था, ये एनर्जी इस तरह इस तरह इस तरह लिखेंगे इनको, एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखो, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है कम एनर्जी वाले लेवल में जाते हैं। यानी अगर आपको
दिया जाए कि 1s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे कि 2s में, तो ऑब्वियसली बच्चों 1s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। जब 1s में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन 2s में भरेंगे। जब 2s पूरा भर जाएगा देन 2p, देन 3s, 3p, 3d, 4s एंड 4p। तो इस तरह से जो है आपको ऑर्बिटल का पता लगेगा कि किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और किस ऑर्बिटल में बाद में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है एक कंसेप्ट आता है कि हर किसी एटम के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। तो मैं भी आपको बता देता हूं कि जितने भी ऑर्बिटल हैं उनमें हमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इतना समझ में आ गया? अब असली कहानी शुरू होती है ना? तो देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा उसका आपको पता होना चाहिए और बाद में कौन सा भरेगा। तो बच्चों यहां पर एक ट्रिक है, वो नोट करो आप, है ना? देखो यहां पे हम लिखेंगे 1s, यहां 2s, यहां 3s, यहां 4s, यहाँ 5s, यहाँ 6s और लास्ट में 7s। इस तरह 1 से लेकर और 7 तक s ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब p कहाँ से स्टार्ट होता है? 2p से। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। ठीक है, d कहाँ से स्टार्ट होता है? 3d, 3d, 4d, 5d एंड 6d। चार ही होते हैं d ऑर्बिटल, और 4f एंड 5f। ये तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास इतने होते हैं। अब आप बोलोगे इससे ज्यादा क्यों नहीं? देखिए, तो इसमें इस तरह सर्कल करो। अच्छा, गैप आपको देना है थोड़ा सा, है ना? गैप जैसे मैंने बना रखा वैसे ही करना है। तो ये हमने इतना लिखा, ये देखो इस तरह से। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है 1s में भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है 2s में भरेंगे। ऐसा आपको करना है बच्चों, ठीक है? इससे आपको पता लगेगा कि फिर इलेक्ट्रॉन देखो 1s, 2s, फिर 2p, फिर 3s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3p में आएंगे, देन 4s में, देन इलेक्ट्रॉन 3d में, देन 4p में, देन 5s में, देन इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों 4d, 5p, 6s, इस तरह से। देन इलेक्ट्रॉन आएंगे 4f, 5d और 7s, इस तरह से। और देन इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। बस, तो ये आपको याद रखना है। देखो, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने का ऑर्डर है कि पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाद में किस ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन आप भरोगे 1s में। देखो 1s में सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद 2s में भरेंगे, उसके बाद किस में भरेंगे? 2p में। ध्यान रखिए 2p में भरेंगे, देन 3s में भरेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद 3p में आएंगे, फिर 4s में, 3p देन 4s। ठीक है, 3p 4s हो गया, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p देन 5s। ठीक है, 3d 4p 5s, देन 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, देन 4f 5d, 4f 5d, 4f 5d, then 6p, then 7s, then 5f, then 6d, then 7p। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा वो 7p ऑर्बिटल में फिलअप होगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल ऑर्बिटल हमारे पास इतने हैं और उनका जो एनर्जी लेवल है वो ये है, यानी ये एनर्जी लेवल का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 7p की, और सबसे कम एनर्जी कितनी होगी? 1s की। देखो यहां पर एक ट्विस्ट है, 3d की एनर्जी
4f से ज्यादा है, 4s से ज्यादा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बच्चों 4s में भरेंगे, देन उसके बाद 3d में भरेंगे। ठीक है, अभी ट्विस्ट आएगा, देख लीजिए। तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे। इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस चार्ट को बना के आपको इस चार्ट को बनाना है, तो आराम से आप समझ जाओगे कि पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भर रहे हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे कि 6d के बाद 7d क्यों नहीं हुआ और 5f के बाद 6f क्यों नहीं हुआ, है ना? नहीं है यहां पर। 7s के बाद 8s क्यों नहीं हुआ? तो देखो इसका रीजन, अगर मैं इनको जोड़ूं, देखिए 4f एंड 5f में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आपको मालूम है कि एक f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 इसमें और 14 इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 28। ठीक है, एक d ऑर्बिटल में, मैं d की बात कर रहा हूं, सारे d ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक d ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो 1 2 3 4, तो कितने में बच्चों? 40 इलेक्ट्रॉन, है ना? अच्छा, एक p में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने p हमारे पास है? 1 2 3 4 5 6, 6 p है, तो हमारे पास हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। और एक s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हमारे पास 7s है, तो यानी ये 14 हो गया। अब आप अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूं, देखो 28 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 14, तो बच्चों देखो 6 4 10 8 18 का 8 ऐसे, 1 2 और 4 6 3 9 1 10 और 1 11, टोटल 118 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और बच्चों हमारे पास टोटल एटम कितने हैं या टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जब भरेगा तो हर एक एटम चेंज होगा, तो 118 इलेक्ट्रॉन भरने से हमारे पास 118 एलिमेंट आ जाएंगे। और अभी हमारे पास इतने एलिमेंट, 119 वाला एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, इसीलिए यही इन सारे ऑर्बिटल में हमारे 118 एलिमेंट पूरे पूरे आ जाते हैं। इसीलिए जो है इसके बाद वाला ऑर्बिटल नहीं आया, इसके बाद वाला नहीं आएगा, इसके बाद वाला भी अभी तक नहीं आया। समझे मेरी बात? अब जो अगर मान लीजिए नेक्स्ट एटम डिस्कवर होता है 119 वाला, तो बच्चों वो कौन सा होगा? वो होगा 8s, न्यूली डिस्कवर्ड, वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर जैसे जैसे अगेन एटम डिस्कवर होते जाएंगे और ऑर्बिटल नए बनते जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर? तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इतने होते हैं, और जो है इसको आप जो है 4 से स्टार्ट होता है, f ऑर्बिटल 4 और 5 होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। d ऑर्बिटल में 4 सीरीज होती है, 3d 4d 5d एंड 6d। p ऑर्बिटल में जो है 6 सीरीज होती है, 1 2 3 4 5 6, और s ऑर्बिटल में 7 सीरीज होती है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है 2d नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, 3f नहीं लिख सकते हैं, वो भी गलत हो जाएगा, 7d पॉसिबल नहीं है, 6f अभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है और कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नोट करो जरा इसे। तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में भरते हैं। अब बारी आती है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे, पीरियोडिक टेबल आपको अपने पास रखनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि सब लोग अपने पास पीरियोडिक टेबल रखें, एटम भी देखते जाएं और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कैसे भरेंगे वो भी देखते जाएं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला हमारे पास एटम है नंबर 1 हाइड्रोजन। तो ये जो नंबर 1 है बच्चों, ये इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साथ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं, और ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर और एटम का सिंबल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो नंबर 1 पे कौन आता है? हाइड्रोजन। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा बच्चों पहले ऑर्बिट। अच्छा, एक चीज है ना, एक चीज आपको बताता हूं, ये एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एटम का सिंबल, इस तरह से, और एटम का नेम है हाइड्रोजन।
तो पहला हाइड्रोजन, और बच्चों एक हम पहले ऐसे लेंगे, 1 डिजिट लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट हुआ, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जाएगा n1, ठीक है। और ऑर्बिटल कौन सा होगा, s ऑर्बिटल होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1s और ऊपर लिखेंगे 1s1, यानी पहले ऑर्बिट के या पहले ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के लिए सिंबल, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1s1, और ये जो मैंने एक लिखा है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो एक ही डिजिट है अभी, तो पहले वाले में जाएगा। सेकंड आता है बच्चों हीलियम। हीलियम का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा वो अभी भी फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1s2। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो 1s2 हो गया। और वो किस में आ सकते हैं, पहले ऑर्बिट में। तो हमेशा बोल सकते हैं कि n1 में मैक्सिमम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब देखो 3Li लिथियम। अब लिथियम को यहां पर हम 3 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिट में नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर मैं 3 कैसे लिखूंगा, 2,1। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला ऑर्बिट है और ये अब दूसरा ऑर्बिट स्टार्ट हो गया। जैसा मैंने बोला था कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो दूसरे ऑर्बिट में जब 2 आ जाएंगे तो दूसरा ऑर्बिट शुरू हो जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, ना कि पहले ऑर्बिट में, मतलब 2 और 1 लिखा मैंने। तो देखो यहां पर 1s2, टोटल मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 1s2 एंड 2s1 हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, क्योंकि 1s3 पॉसिबल है नहीं, तो पहला ऑर्बिट खत्म, पहला ऑर्बिटल भी खत्म। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट में गया, तो सेकंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में उसको जाना है। क्लियर। इसी तरह 4 बेरिलियम, तो बच्चों 2 एंड 2 हो जाएगा यहां पर, तो इधर हम भरेंगे 1s2 एंड 2s2। क्लियर। अच्छा 5 है बोरॉन, तो यहां हो जाएगा 2 और बच्चों यहां हो जाएगा 3। देखिए सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8। तो जब तक यहां 8 नहीं हो जाता तब तक ये बढ़ता रहेगा। तो अभी 3 है, ठीक है, तो 1s2 एंड 2s2। अब देखो सेकंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल कंप्लीट हो चुका है, तो s ऑर्बिटल अब 1s3 2s3 नहीं होगा। अब जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा p ऑर्बिटल में, इस तरह से। तो p में अभी 1 है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं p में, 6। तो अब देखो 6 कार्बन 2 एंड 4, तो 1s2 2s2 2p2। 7 नाइट्रोजन 2 एंड 5, 1s2 2s2 2p3। 8 ऑक्सीजन 2 एंड 6, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, आगे आओ। 9 फ्लोरीन 2 एंड 7, 1s2 2s2 2p5। 5 है ना, 4 के बाद 5 है। 10 नियॉन 2 एंड 8, 1s2 2s2 2p6। देखो p ऑर्बिटल कंप्लीट हो चुका है, 2p6। तो हम जो है नियॉन यानी सबसे राइट हैंड साइड पहुंच चुके होंगे आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो। 10 नियॉन कंप्लीट। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों, 11 किसका होता है, सोडियम का। तो अब देखो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो तीसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 8 एंड 1। तो इसीलिए सोडियम जो है थर्ड ऑर्बिट में, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में अभी 18 होने हैं, तो ये 1 आएगा अभी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। इतना तो होगा ही होगा। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3s1। देखो थर्ड ऑर्बिट शुरू हो गया है और थर्ड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल पहले भरेगा, तो 3s1। अच्छा, इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका है बच्चों, इतना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो किसका है, नियॉन का। तो हम इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, नियॉन
और 3s1। देखो आगे ऐसे ही चलेगा, इस पूरे को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसकी जगह में केवल नियोन लिख दो, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन का है, तो 3s1 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर आता है मैग्नीशियम का, तो 282। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नियोन और 3s2, सही है। 13 आता है एल्यूमिनियम का, 283, नियोन लिखेंगे, और अब s तो पूरा भर चुका है, अब किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, p ऑर्बिटल में, 3s2 3p1। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम p ब्लॉक का एलिमेंट है, आप देखोगे 13 ग्रुप, तो 14 सिलिकॉन 284, तो क्या लिखेंगे, नियोन 3s2 3p2। ठीक है, 15 फॉस्फोरस 285, क्या लिखेंगे, नियोन 3s2 3p3, है ना। 16 सल्फर 286, क्या लिखेंगे, नियोन 3s2 3p4। ठीक है, 17 क्लोरीन 287, क्या लिखेंगे, नियोन 3s2 3p5। और लास्ट में आ गया हमारे पास 18 आर्गन 288। ठीक है, क्या लिखेंगे, नियोन 3s2 3p6। ये देखो 3p6 कंप्लीट हो चुका है, तो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि बच्चों जो p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखो 3s2 3p1, तो 1 से लेकर और 6 तक आता है, तो इसको मैं लिखता है ns2 np1 to 6, ऐसा आ रहा ना, देखो 1 to 6, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। क्लियर। और s में बच्चों देखो, s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1 to 2, बस ये वाला, और n की वैल्यू भी 2 से स्टार्ट होती है, कुछ मैंने एक्सेप्शन बताए थे। तो समझ में बात आ गई, आर्गन तक हमने भर लिया, नोट करते जाओ जरा इसे। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब आगे देखो, अब बच्चों देखो, यहां पे हमने नियोन छोड़ दिया और ये पूरा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना, इस तरह से। अब देखो आर्गन के बाद किसका नंबर आता है भाई, पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो अब देखो, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 4th ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि पोटेशियम 4th पीरियड का एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पर 3p के बाद नंबर आता है 3d का, और देन आता है 4s का। तो जैसे मैंने आपको बोला था बच्चों कि 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन अब 4s में पहले आएगा, 3d में बाद में आएगा, है ना। इसके बाद नंबर कैसा आएगा, 3d 4s, लेकिन 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, देन उसके बाद 3d में आएगा, तो 4th ऑर्बिट शुरू हो जाएगा। तो 2 8 8 1, ऐसे देखो 4th ऑर्बिट आ गया। तो अब बच्चों जो इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका है, आर्गन का है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे आर्गन इस तरह से, और 4th ऑर्बिट के लिखेंगे 4s1। तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इतना पूरा लिख सकते हैं, या आर्गन लिखो और 4s1 लिखो, बात एक ही है। क्लियर, समझे मेरी बात। अब आता है 20 कैल्शियम, तो 20 कैल्शियम हम लिखेंगे आर्गन एंड 4s2। क्लियर। तो पोटेशियम और कैल्शियम s ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, s ऑर्बिटल में आ रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बारी आती है 21 स्कैंडियम। ठीक है बच्चों, तो अब देखो स्कैंडियम किस तरह करेंगे हम, इतना मैं मिटा देता हूं। तो समझ में आ रहा है ना कि 4th ऑर्बिट हमने क्यों स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, तो देखो अच्छा कैल्शियम के लिए यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं 2882 एन आर्गन
N4s2, करेक्ट। ठीक है, स्कैंडियम के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर देखो 2 8 9 2, ये देखो 9 में क्यों भरा मैंने इलेक्ट्रॉन, 9 क्यों किया, क्योंकि बच्चों जो डी ऑर्बिटल है वो थर्ड ऑर्बिट, जो डी ऑर्बिटल है 3d, जो 3d है वो तीसरे ऑर्बिट में है, तो ये तीसरा ऑर्बिट ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ेंगे अब, न कि फोर्थ ऑर्बिट में। तो फोर्थ ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन अब ये कंप्लीट होगा तीसरा। तीसरा कब तक कंप्लीट होगा, जब तक कि 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये 21 से स्टार्ट होता है, तो 2 8 9 2। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d1 एंड 4s2। देखो 4s2 तो पहले से भरा था, तो हमने वैसे लिखा, लेकिन नया ऑर्बिट शुरू हो गया 3d1, तो 3 कौन सा होगा, यानी थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब कंसेप्ट क्लियर। तो इसीलिए बच्चों जो डी ऑर्बिट, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कैसा था, n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2 ऐसा था, अभी बता कर। तो देखो d एक डिजिट कम है, तो इसलिए हमने n-1 लिखा, और s में एक डिजिट ज्यादा है, 4 है, तो n जो है 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 4 to 7, तो ये अगर ये 4 होगा तो ये d क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखो सिम टू सिम आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्यों d में इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि d की एनर्जी ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और 3d कहाँ आएगा, तीसरे ऑर्बिट में आएगा, इसलिए हमने यहां नंबर बढ़ाया। अब 22 टाइटेनियम 2 8 10 2। ठीक है, आर्गन 3d2 एंड 4s2, तो 4s2 तो कॉमन रहने वाला है। 23 वेनेडियम 2 8 11 2। ठीक है, आर्गन 3d3 एंड 4s2। ठीक है, 24 क्रोमियम 2 8 12 13 1 13। अब देखो बच्चों 13 1 क्यों किया मैंने, जनरली अगर हम ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कैसा होना चाहिए था, जैसा अगर देखो है ना, अगर मैं नॉर्मल लिखता तो क्या मुझे 12 एंड 2, और इसको मैं कैसा लिखता, आर्गन 3d4 एंड 4s2। अब देखो यहां पर 3d4 है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल जाता है, और यहां 1 बच गया, इधर 5 हो गया, तो एक्चुअल में इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ये होता है बच्चों आर्गन 3d5 एंड 4s1, ये होता है आर्गन का, सॉरी क्रोमियम का। तो यहां पर 12 2 की जगह क्या होगा, 13 और 1। चलो इसको मैं ठीक करते, इसको 12 2 रहने दो, यहां लिखते हैं 2 8 13 1, ये। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ना कि ये। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है, समझ में बात आ गई। तो ये हो गया हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम के बाद हम बात करते हैं 25 मैग्नीज। ठीक है, 2 8 13 2 है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 3d, तब क्या होगा 5 एंड 4s2। अब इलेक्ट्रॉन s में चला गया। 26 आयरन 2 8 14 2, आर्गन लिखा आपने 3d6 एंड 4s2। ठीक है, इसी तरह 27 कोबाल्ट 2 8 15 2, आर्गन 3d7 4s2। 28 निकल 2 8 16 2, आर्गन 3d8 एंड 4s2। 29 कॉपर, कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्रोमियम के जैसा है, एक्सेप्शन है, तो 2 8 18 1। ठीक है, तो देखो आर्गन 3d10 4s1, 3d10 4s1, तो 16 की जगह 17 2 होना चाहिए था, तो 17 2 के बजाय बच्चों ये 18 1 हो जाएगा। और 30 आता है जिंक
2 8 18 2, देखो 18 पूरे हो गए, तो हो गया आर्गन 3d10 एंड 4s2। इस तरह हम जिंक का बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो डी में एक ये 3d है, तो s क्या होगा 4s2। तो 3d ज़्यादा एनर्जी वाला है, 4s कम एनर्जी वाला है, लेकिन लिखते हम इसको इस तरह से है, ठीक है। तो ये d ऑर्बिटल हो गया। लास्ट अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन f ऑर्बिटल का है ना। तो बच्चों f ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप खोलो पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में आ जाओ आप पीरियड नंबर 6 पे, और पीरियड नंबर 6 पे देखो मैं आपको बताता हूँ। पीरियड नंबर 6 पे आना आपने, पीरियड नंबर 6, और 6 में जो एस ब्लॉक है उसको देखो पहले। तो बच्चों एस ब्लॉक में अगर आपको दिख रहा होगा तो सीजीएम है 55 सीजीएम, 55 सीजीएम, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट है 56, क्या है बेरियम, देख रहे हैं दोनों के दोनों। तो 55 सीजीएम और 56 बेरियम, तो सीजीएम एस ब्लॉक का है और बेरियम भी एस ब्लॉक का है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बच्चों अगर हम लिखेंगे तो देखो इसके जस्ट जो इनर्ट गैस है, अब मैं आपको दिखाता हूं, यानी 54 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका दिख रहा है आपको, 54 एटॉमिक नंबर दिख रहा है जिनॉन का। 54 एटॉमिक नंबर किसका है, जिनॉन का। देखो राइट हैंड साइड, इस लाइन में राइट हैंड साइड ऊपर जिनॉन, तो यानी जिनॉन का कन्फिगुरेशन हम लिखेंगे इसमें, है ना। तो ऐसे होगा, देखो जिनॉन एन 6s1 ऐसा आया, और इसमें आएगा बच्चों जिनॉन 6s2, दोनों क्लियर हो गए। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड ग्रुप, जिसका फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनम, है ना। देखो दिख रहा है लेंथेनम एग्जैक्टली। बेरियम के बाद La 57 लेंथेनम। अब देखो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन डी ऑर्बिटल में आएगा है, तो बच्चों इसका होगा जिनॉन 5d1 एंड 6s2, ऐसे देखो डी ऑर्बिटल का एलिमेंट है, ठीक है। तो 5d1 एंड 6s2, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप देखो लेंथेनम के बाद जो है डायरेक्ट हॉफनियम है HF, और हॉफनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 72, है ना। तो 57 के बाद और 72 डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन बीच के एलिमेंट कहां गए, वो चले गए नीचे बॉटम पर, और वो F ब्लॉक बन गए। तो अब देखो अगर आप बॉटम पर दो सीरीज आपको दिख रही होंगी, एक है लेंथेनाइड और दूसरी है एक्टेनाइड्स। तो जो लेंथेनाइड है बच्चों वो शुरू होता है सीरियम से, और उसका एटॉमिक नंबर है 58, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब लेंथेनम के बाद हमें क्या पढ़ना है, सीरियम 58, और 58 क्या है, F ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगा, जिनॉन, ठीक है। F कहां से स्टार्ट होता है, देखो मैंने आपको बताया था 4f एंड 5f, तो 4f आएगा हमारे पास 4f1, ठीक है, एंड 5d1 एंड 6s2 ये आएगा। और कई बार इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को हम लिखते हैं जिनॉन 4f2 5d0 6s2, बात एक ही है। तो ये देखो f ऑर्बिटल आ गया। तो f ऑर्बिटल का f ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या था, n-2 f 1 से लेकर 14 तक आएंगे। देन उसके बाद n-1 d 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है, और आएगा ns2। तो अगर n की वैल्यू हमने 6 रखी है तो ये 6 होगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आ तो रहा, देखो 4f 1 से लेकर और 14 तक, 5 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और s जो है हमेशा 2 होगा। कंसेप्ट क्लियर। तो इस तरह से हम सारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं। चलो अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।